नमस्कार दोस्तों, आहंग के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश कुमार मिश्र इस मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए साथ ही अपने बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर से कंपैरेटिव लिटरेचर यानी तुलनात्मक साहित्य में पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने एमफिल के दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज पे काम किया है। उसके अलावा मैं फ़िलहाल 1857 की क्रांति पर जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखे गए हैं उन पे मैं काम कर रहा हूँ। साथ ही एकदम शुरू में ही मैं अनुवाद की दुनिया के दो बड़े साधकों को मैं याद करना चाहता हूँ और साथ ही मैं अपनी इस बातचीत को उन दो अनुवाद के साधकों को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करना चाहता हूँ। अनुवाद के वो दो साधक हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह, जिनका अभी लगभग 2 साल पहले अभी लगभग साल भर पहले अगस्त 2019 में जिनका निधन हो गया और आज से लगभग 3 साल पहले अगस्त 2017 में स्वर्गीय मनोज पटेल जी का निधन हुआ है, जो पढ़ते पढ़ते नाम से एक ब्लॉग चलाते थे। और आप अगर मेरी इस बातचीत को सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप मनोज पटेल जी, जिनकी उम्र मुश्किल से 35 या 36 साल थी, उनके ब्लॉग तक आप ज़रूर जाएं, उसे आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें, जिस ब्लॉग का नाम है पढ़ते पढ़ते। तो और इसके साथ ही इस बातचीत के द्वारा मैं अनुवाद की दुनिया से जुड़े हुए उन तमाम आलिमों, तमाम जानकारों, विद्वानों और स्कॉलर्स को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अनुवाद और साहित्य में मेरी समझ को लगातार एक नया आकार दिया है। उन स्कॉलर्स में हैं प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी, प्रोफेसर E.V. रामाकृष्णन, प्रोफेसर सुसन बैसलेट, शमशूर रहमान फारूकी साहब, जिनका उर्दू की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ढेर सारा तर्जुमा और ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो और इसके अलावा ढेर सारे विद्वान हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिनको मैं मन ही मन याद कर रहा हूँ और जिन्हें मैं इस बातचीत के द्वारा लगातार रेफ़र करूँगा या एक रेफरेंस के तौर पर मैं जिनका इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, हम इस बातचीत को शुरू करते हैं और इस बातचीत को शुरू करते हुए मैं एक बात कहूँगा कि मैंने इस बातचीत को 3 भागों में बांटा है। इस बातचीत के पहले भाग में मैं अनुवाद के निहायती बेसिक चीज़ों पे बात करूँगा। मैं बात करूँगा कि अनुवाद क्या है, अनुवाद को किस तरह से समझा जाए और अनुवाद किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथ में ही इस बातचीत के प्रथम क्रम में पहले हिस्से में मैं अनुवाद का जो भारतीय इतिहास है, भारत में जो अनुवाद की जो परंपरा रही है उसके बारे में मैं संक्षिप्त चर्चा करूँगा। उसके अलावा बहुत संक्षिप्त में मैं पश्चिमी यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में अनुवाद की जो परंपरा रही है उसके बारे में बात करूँगा। और अनुवाद और उसके अलावा जो इस बातचीत का मुख्य विषय है कि कविता का अनुवाद, कहानी का अनुवाद और नाटक का अनुवाद, इन तीनों पे मैं दूसरे हिस्से में बात करूँगा। इस बातचीत के तीसरे हिस्से में मैं अनुवाद के महत्व के बारे में बात करूँगा। मैं उन पत्रिकाओं के बारे में बात करूँगा जहाँ पे लगातार नए नए अनुवाद छपते हैं, जहाँ अगर आपकी दिलचस्पी अनुवाद पढ़ने या करने में है तो आप उन ब्लॉग्स, वेबसाइट्स या वेब पोर्टल्स को लगातार फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इस बातचीत के आखिर तक आप बने रहें, बोर ना हो और जितना हो सके इस बातचीत को आखिर तक सुनने की कोशिश करें ताकि आपको उन सारे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स के बारे में पता चले। और एक और बात कि मैं इस बातचीत के आखिर में हिंदी के महत्वपूर्ण कवि कुंवर नारायण जी की जो महत्वपूर्ण और अंतिम खंड काव्य है कुमार जी, उसका एक शुरुआती और बहुत ज़रूरी हिस्सा मैं पढ़ूँगा। उस खंड काव्य का नाम है कुमार जी। हम सभी जानते हैं कि कुमार जी
चौथी सदी के 4th सेंचुरी के एक बड़े बौद्ध दार्शनिक, अनुवादक और एक महत्वपूर्ण चिंतक हुए हैं चौथी सदी के। तो आप इस बातचीत के आखिर तक बने रहें और मैं शुरू करता हूँ अनुवाद के बेसिक से, एकदम मामूली चीज़ों से कि अनुवाद क्या है। अनुवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वाद। अनु का अर्थ होता है पीछे और वाद का अर्थ है बोलना। वाद जो है वो वद धातु से मिलकर बना है, वद यानी बोलना। तो इस तरह से अनुवाद का अर्थ हुआ जो पहले से कहा जा चुका है उसको फिर से कहना, फिर से दोहराना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक ऐसी गतिविधि है जो अब तक जो कहा जा चुका है उसको फिर से दोहराने की कोशिश करना। इसीलिए हमारे यहाँ पे वेदों को, उपनिषदों को प्रतिश्रुति कहा गया है, क्योंकि वो एक लंबी परंपरा से आती हैं, वो दोहराव के परंपरा से आती हैं, उनको बार बार दोहराया गया, इसीलिए वो प्रतिश्रुति हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे अनुवाद की जो परंपराएं आती हैं वेदों ग्रंथों से निकल कर आती हैं, लेकिन मैं उन पे बाद में आऊँगा। पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि अनुवाद क्या है। पहली बात मैंने ये कहा कि अनुवाद जो है वो एक भाषा में जो बात कही गई है उसको दूसरी भाषा में कहना, या एक भाषा में कही गई बात को फिर से दोहराना। लेकिन पिछले 30-40 सालों में हमने ये देखा और जाना कि अनुवाद का दायरा, अनुवाद का मतलब लगातार बदला है या बदल चुका है। खासतौर से पिछले 30 सालों में जिस तरह से पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का दायरा बढ़ा है, उसने अनुवाद के पूरे अर्थ को बदल दिया है। तो अब अनुवाद सिर्फ और सिर्फ भाषा से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि अनुवाद का दायरा बहुत बढ़ चुका है। और अब अगर मैं ये कहूँ कि ट्रांसलेशन इज़ नॉट सिंपली लिंग्विस्टिक एक्टिविटी बट इट इज़ ऑल्सो अ कल्चरल एक्टिविटी। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी और प्रोफेसर सुसन बैसनेट को एक साथ याद कर रहा हूँ, जिन्होंने ये परिभाषा दी अपनी किताब पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन में। उन्होंने ये बात कही कि ट्रांसलेशन को, अनुवाद को सिर्फ और सिर्फ भाषा से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, बल्कि वो पूरी की पूरी संस्कृति एक सांस्कृतिक गतिविधि है, एक कल्चरल एक्टिविटी है। और मुझे ये लगता है कि निहायत ही पावरफुल कमेंट है। आई थिंक दैट इट्स अ वेरी पावरफुल कमेंट दैट ट्रांसलेशन इज नॉट सिंपली अ लिंग्विस्टिक एक्टिविटी बट इट्स अ कल्चरल एक्टिविटी। लेकिन मुझे लगता है अनुवाद से जुड़ा हुआ जो सबसे प्रबल पक्ष है, या जो पक्ष मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो ये है कि किस तरह से अनुवाद हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ है। और मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत स्पष्ट हूँ कि अनुवाद कोई सिर्फ और सिर्फ भाषा में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि वो हमारे आए दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई चीज़ है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम लगातार सोचते हैं, हम सोचने का काम करते हैं। मनुष्य होना सोचने की स्थिति में होना है। एक मनुष्य के होने के नाते हम लगातार सोचते हैं, हम लगातार विचार करते हैं, और इस विचार करने की प्रक्रिया में हम एक विचार से दूसरे विचार की तरफ जाते हैं। और ये एक विचार से दूसरे विचार के तरफ जाने की प्रक्रिया में हमें पता तक नहीं चलता कि हम एक स्वतः होने वाला अनुवाद की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यानी हमारे एक विचार से दूसरे विचार की तरफ जाना असल में अनुवाद की तरफ जाना है। यानी हमारे दिमाग में पहले भाव आते हैं, विचार आते हैं, और फिर उन भावों विचारों को हम शब्द देते हैं। तो इस तरह से अनुवाद हमारे जीवन से, दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारा सोचना, हमारे विचारों को शब्दों में प्रकट करना अपने आप में एक अनुवाद की स्थिति है। तो इस तरह से मैंने कहा कि अनुवाद जो है एक निहायती दिन प्रतिदिन के से जुड़ी हुई चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं जो इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि अनुवाद किस तरह से, अनुवाद का अपना एक व्यवहारिक पक्ष और भी है। खास तौर से जब हम स्कूल के दिनों में थे, और स्कूल के दिनों को हम याद करें कि जब हम सभी ने अपनी मातृभाषा के अलावा जब दूसरी या तीसरी भाषा सीखनी शुरू की थी, तो हमने ये पाया कि किस तरह से हम उस दूसरी या तीसरी भाषा को सीखते हुए हम अपनी
मातृभाषा से लगातार अनुवाद करने का काम कर रहे थे। अगर मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं हिंदी में सोचता हूँ। मेरी शुरुआती जो तालीम हुई है, मेरी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई हुई है, वो अंग्रेज़ी माध्यम से हुई है, और अभी भी मैं पिछले लंबे समय से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत इधर कभी कभार पढ़ाने का काम मिलता है तो पढ़ाता भी हूँ। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि आज भी मैं हिंदी में सोचता हूँ, और अभी भी अंग्रेज़ी बोलते हुए, अंग्रेज़ी लिखते हुए स्वतः ही हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करने का काम मेरे भीतर चलता रहता है। और ये बात मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये स्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं है। हम में से ढेर सारे लोग हैं जो इस स्थिति के साथ रहते हैं और इस स्थिति से गुजरते हैं। तो एकदम शुरुआती बातचीत में मैंने बात कही कि अनुवाद सिर्फ एक भाषा से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि उसका एक सांस्कृतिक पक्ष है, और उसका एक दिन प्रतिदिन वाला पक्ष भी है जिसका इस्तेमाल हम दिन रात करते हैं। और अब मैं हिंदी में अनुवाद की जो परंपरा रही है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और इस बातचीत के दौरान मैं हिंदी में जो अनुवाद की परंपरा रही है उसके ऊपर बात करते हुए मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। एक है भाष्य और दूसरा है टीका। भाष्य को जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ पे 4 वेद हुए हैं। भारतीय बौद्धिक परंपरा में 4 महत्वपूर्ण वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और हम सभी जानते हैं कि इनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। अलग अलग ग्रंथों में इनकी व्याख्या हुई है, और अलग अलग समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग भाष्यकार पैदा हुए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य भाष्यकार हैं एकांत स्वामी, नारायण, उद्गित, माधव भट्ट, वेंकट माधव, आत्मानंद। इन सभी ने ऋग्वेद की या तो संपूर्ण व्याख्या की है या आंशिक व्याख्या की है। तो और इनका जो मेन मकसद था, इनका जो मुख्य इन सारे भाष्यकारों का जो मुख्य मकसद था वो था कि इन तमाम वेदों का, इन तमाम वेद ग्रंथों का एक सरलार्थ प्रस्तुत करना। तो इस तरह से भाष्य की परंपरा हमारे यहाँ पे भारतीय परंपरा में मिलती है। दूसरी जो एक परंपरा मिलती है वो है टीका की परंपरा। टीका यानी सरल अर्थ में किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का व्याख्या प्रस्तुत करना, और इस व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए व्याख्याकार जो व्याख्या कर रहा है उस महत्वपूर्ण ग्रंथ की वो निहायती एक सहज और सरल भाषा का इस्तेमाल करता है। हिंदी में जैसे कि नागरी प्रचारणी सभा है, हिंदी राष्ट्र सभा है, गीता प्रेस है, इन तमाम संस्थाओं ने टीका छापने, टीका को प्रकाशित करने का खूब काम किया है। और जैसा मैंने कहा कि इनमें व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण, टीकाओं के लेखन में व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एक उदाहरण मैं दूं गीता प्रेस का, जैसे मैंने नाम लिया कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गीता प्रेस ने, कैमरे में ये उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गीता प्रेस ने ये ग्रंथ छापा है। इस ग्रंथ में जैसा कि मैंने आपको दिखाया, गीता प्रेस ने 9 उपनिषदों को एक साथ में छापा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक श्लोक है, श्लोक के नीचे कठिन शब्द दिए हुए हैं, कठिन शब्दों का अर्थ है, उसके बाद पूरी की पूरी एक व्याख्या है। तो ये व्याख्या का काम हमारे यहाँ पे खूब हुआ है और आज भी चलता है। और यहाँ पे मैं दो महत्वपूर्ण टीकाकारों का नाम लूँगा जिन्होंने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीका लिखने का काम हमारे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। आज भी कई महत्वपूर्ण विद्वान हैं जो टीका लिखते हैं और जिन टीकाकारों का नाम लिया जाना चाहिए। इनमें 2 महत्वपूर्ण विद्वान हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्होंने
जिन्होंने कालिदास संस्कृत के लगभग सारे महत्वपूर्ण नाटकों की पे टीका लिखे हैं, सारे महत्वपूर्ण, चाहे वो कालिदास के नाटक हों, चाहे वो हर्ष के नाटक हों, और भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का, खासतौर से संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने टीकाएं व्याख्या की है। दूसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए टीका परंपरा में, टीका लेखन परंपरा में जो एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए जो अभी जीवित है, उनका नाम है वागीश्वर। वागीश जी के बारे में हिंदी पट्टी को, हिंदी से जुड़े हुए लोगों को ज़रूर जानना चाहिए कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी हैं, चाहे वो गालिब की शेर व शायरी हो, चाहे वो मीर हो, चाहे वो महाकवि निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा के ऊपर उन्होंने एक टीका लिखी है, जिस किताब का शीर्षक है छंद छंद पर कुमकुम। उन्होंने राम की शक्ति पूजा, निराला की इस महत्वपूर्ण कविता को आम पाठक को समझाने की भरपूर कोशिश की है। तो ये दो विद्वान और ये दो उदाहरण मैंने दिए टीका लेखन परंपरा के। भारतीय बौद्धिक परंपरा में खासतौर से 17वीं सदी में एक बहुत ज़रूरी नाम है जिस पे बात होनी चाहिए, या जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ। और नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि भारत में भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर लगातार कट्टरता फैल रही है। उसमें हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि भाषा को, संस्कृति को एक खास दायरे से, एक खास मजहब से, एक खास धर्म से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि हिंदी जो है वो हिंदुओं के लिए है, उर्दू जो है मुसलमानों के लिए है। लेकिन 17वीं सदी में मुगल काल में, मुगल खानदान में एक शहजादा पैदा होता है, एक प्रिंस पैदा होता है, दारा शिकोह, जिसने फारसी सीखा, संस्कृत सीखा और भी कई भाषाएं सीखी, और जिसने संस्कृत से फारसी में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का, उपनिषदों का अनुवाद किया भी और करवाया भी। ये बात मैं दारा शिकोह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आज की तारीख में जो लोग भी भाषा के नाम पे कट्टरता फैलाते हैं, हम सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले BHU में क्या हुआ, या किस तरह से एक मुस्लिम प्रोफेसर को, स्कॉलर को किस तरह से तमाम संस्कृत विभाग में इसलिए नौकरी नहीं दी गई क्योंकि वो खास जाति या धर्म का था। तो हम सभी जानते हैं किस तरह से भाषा या धर्म के नाम पे कट्टरता एक फैलाई जा रही है। तो दारा शिकोह के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। और साथ में ही अभी जो एक नई किताब आई है सुप्रिया गांधी की, उन्होंने पूरी मुकम्मल किताब लिखी अभी मुश्किल से साल भर पहले दारा शिकोह पे, उसे भी देखा और पढ़ा जाना चाहिए। अब मैं इस बातचीत के दूसरे पड़ाव पर आता हूँ कि काव्य अनुवाद क्या है। लेकिन काव्य अनुवाद पर बात करने से पहले कविता क्या है इसको जान लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं हिंदी के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, और राजेश जोशी जी, उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है दो पंक्तियों के बीच। ये जो कविता है, ये कविता विधा को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। और ये है कि कविता की दो पंक्तियों के बीच में वह जगह हूँ जो सुनी सुनी सी दिखती है हमेशा। यानी राजेश जोशी जी ने एक सूत्र हमें दिया है, कहीं ना कहीं एक इशारा दिया है कि कविता को कैसे पढ़ा जाए। मैं यानी ये कहना चाहता हूँ कि
कविता के अनुवाद से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कविता असल में है क्या, कविता को किस तरह से देखा जाए। तो दो पंक्तियों, कविता का अर्थ जो है असल में दो पंक्तियों के बीच में खुलता है। और कविता का जो अर्थ है उस सूने, उस ब्लैंक स्पेस में होता है, जो कि एक पाठक को आकर्षित करता है, या एक पाठक की जिम्मेदारी होती है कि उन दो पंक्तियों के बीच में उसके अर्थ को पकड़ ले। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि कविता को अनुवाद, किसी भी कविता का अनुवाद करने से पहले कविता का एक अच्छा पाठक, सतर्क पाठक होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कविता को किस तरह से पढ़ा जाए। साथ में ही ये भी जानना ज़रूरी है कि कविता के अनुवाद से जुड़े हुए जो निहायत ही नकारात्मक चीज़ें कही गई हैं उनके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो घिसा पीटा और निहायत ही नकारात्मक कमेंट, बयानबाजी की पोइट्री इज़ व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बहुत घिसा पीटा सा एक नकारात्मक स्टेटमेंट है जो कि बार बार काव्य अनुवाद, कविता के अनुवाद पर बात करते हुए दिया जाता है कि कविता वो है जो कि कविता के अनुवाद के दौरान खो जाती है। लेकिन मैं कहूँगा कि कविता को देखने का ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा हमारी मदद नहीं करता है। अब इस पे ज़्यादा बात होने लगी है कि किसी भी कविता या कहानी के अनुवाद करते हुए हमें क्या क्या कुछ मिलता है। So now people have started to talk about what we really get in translation. They are talking about the gain of translation. They are not talking about simply about the loss of translation. और वो लोग जो ये कहते हैं, और ये बार बार इस स्टेटमेंट को दोहराया जाता है कि कविता का अनुवाद जो है वो असंभव है, कविता का अनुवाद नहीं हो सकता, कविता का अनुवाद एक अपराध है। उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, या उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट को सुनते हुए मैं ये कहता हूँ कि साहित्य अपने आप में एक असंभव स्थिति है। कविता लिखना या कोई भी कला को साधना या किसी भी कला के साथ होना एक असंभव स्थिति के साथ होना है। ये कैसे हो सकता है कि आपके मन में हजारों विचार या द्वंद्व आ रहे हैं और उस विचार और द्वंद्व को आप सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्दों में कविता के रूप में कह रहे हैं। यानी कविता लिखना, कहानी लिखना या नाटक लिखना अपने आप में एक असंभव स्थिति है, और आज के समय में तो और भी ज़्यादा, जबकि भाषा से और साहित्य से हमारी दूरी लगातार बढ़ रही है। तो साहित्य अपने आप में एक असंभव स्थिति है, इसलिए ये कहना कि कविता का अनुवाद या साहित्यिक अनुवाद एक असंभव स्थिति है, एक निहायत ही खोखली बातचीत है जिसका कोई आधार नहीं है। और एक और बात अब मैं कविता के अनुवाद से जुड़े हुए जो उदाहरण है वो मैं दूंगा, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि फिलहाल कविता के बारे में सोचते हुए मेरे दिमाग में रीतिकालीन कविता या भक्तिकालीन कविता मेरे दिमाग में नहीं है, बल्कि मैं आधुनिक कविता के बारे में सोच रहा हूँ। और आधुनिक कविता के बारे में इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम कलाओं के बीच में, तमाम जिन कलाओं के बारे में हम जानते हैं, उन तमाम आधुनिक कलाओं में कविता की जो कला है, आधुनिक कविता है, वो सबसे बड़ी घटना है। तमाम बड़े आलोचकों ने, महत्वपूर्ण आलोचकों ने इस बातचीत को माना है कि आधुनिक कविता जो है वो आज के समय में आधुनिक साहित्य में एक बड़ी घटना है। नामवर सिंह जी, हिंदी के बड़े आलोचक, ने कविता के नए प्रतिमान में, हिंदी की जो उनकी महत्वपूर्ण किताब है कविता के नए प्रतिमान, जिसमें उन्होंने मुक्तिबोध की कविता पे विशेष तौर पर बात किया है। इसमें उन्होंने कहा भी कि किस तरह से आधुनिक कविता आधुनिक साहित्य में एक बहुत बड़ी घटना है, या तमाम आधुनिक कलाओं में एक बहुत बड़ी घटना है। तो मैं उन्हीं गजानन माधव मुक्तिबोध की जो चर्चित कविता है अंधेरे में, जो उनके देहांत, जो कि उनका एकमात्र कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, उसकी जो अंतिम कविता है अंधेरे में का जो कुछ हिस्से हैं, उससे मैं उदाहरण दूंगा।
कि कविता के अनुवाद में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं आप जैसा देख सकते हैं अंधेरे में हिंदी की जो महत्वपूर्ण कविता अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा हुआ, उसका अनुवाद अंग्रेजी में हिंदी के ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार और नाटककार कृष्ण बलदेव व्यास साहब ने किया है। और यहाँ ये बताना जरूरी कि बलदेव साहब के भी कृष्ण बलदेव व्यास साहब सिर्फ अपने दौर के कहानी उपन्यास का नाटककार ने, तो उन्होंने कुछ बेहतरीन अनुवाद भी किए हैं। और यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है अंधेरे में कविता की जो शुरुआत है वो एक बहुत जबरदस्त शुरुआत है, और वो उस कविता की शुरुआत अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इसलिए मैं शुरुआती हिस्सा पढ़ता हूँ। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 वह नहीं दिखता किंतु वह राह घूम, तिलिस्म खो में गिरफ्तार कोई एक। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं जो कि कृष्ण बलदेव व्यास साहब ने किया है। In the dark someone paces the stark chambers of life, ceaselessly I hear his footsteps echoing in the dark. In the stark chambers of life I hear him, I don't see him, I can't, but I hear him pacing like a prisoner in a magical cave. जैसा कि हम देख रहे हैं कि एकदम शुरुआती कविता के एकदम शुरुआती हिस्से में एक लाइन आता है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे। और यहाँ पे जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया वो है इन द डार्क समवन पेसेस द स्टार्क चैम्बर्स ऑफ लाइफ। कृष्ण बलदेव व्यास साहब मूल कविता में मूल भाषा में शब्द है कमरों, जो कि कमरा का बहुवचन है। उसके लिए उन्होंने रूम्स के बजाय चैम्बर्स शब्द का इस्तेमाल किया। और आप सोचिए, रूम्स के बजाय चैम्बर्स शब्द का इस्तेमाल कितना काव्यात्मक है, या कितना वजन है शब्द में। एक ऐसे समय में जो कि हम सभी कन्फाइन हैं, हम सभी क्वारंटाइन के समय से गुजर रहे हैं, चैम्बर्स अपने आप में कितना काव्यात्मक है। और हम देखते हैं और हम जानते हैं कि अंधेरे में पूरी की पूरी कन्फाइनमेंट की कविता है, पूरी की पूरी एक ऐसी कविता है, एक ऐसे इंसान की कविता है जो कि अदृश्य है, जो अपनी अभिव्यक्ति खोज रहा है और जो कहीं ना कहीं सिकुड़ा हुआ है, अपनी अभिव्यक्ति खोज रहा है अपनी, और वो पूरे प्रासव में हो रहा है, पूरी अभिव्यक्ति की खोज कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में चल रही है। वहाँ पे रूम्स के बजाय चैम्बर्स का इस्तेमाल करना एक जबरदस्त निर्णय है, एक बहुत ही काव्यात्मक निर्णय है अनुवादक के द्वारा। और उन्होंने बार बार शब्द के लिए इकोइंग का इस्तेमाल किया है। और मूल कविता में तिलिस्म खो में गिरफ्तार कोई एक की जगह पर उन्होंने इन अ मैजिकल केव का इस्तेमाल किया है। और मैजिकल केव जो है, हम देखते हैं कि क्या अंधेरे में जो कविता है उसमें बहुत सारा खो है, बहुत सारा अंधकार है, जिसका कोई एक व्याख्या संभव नहीं है इस कविता की। तो वो जो कविता का जो अंधकार है, जो खो है, जो डरावना हिस्सा, वो मैजिकल केव में बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। एक दूसरा हिस्सा मैं इसी से दूंगा। अंधेरे में कविता का एक मैं और हिस्सा पढ़ता हूँ। अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, पैरों से महसूस करता हूँ दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंख में तथ्य की सूंघती सी लगती केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण
सतचित वेदना जल उठी दहके। यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे व्यक्तियों पे आपकी नजर चाहूंगा। एक है कि हाथों से महसूस करता हूँ दिशाएं, जिसके लिए मैं पहले अंग्रेजी वाला हिस्सा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसके व्याख्या पे आता हूँ। Void of my face and grope forward in the dark, filling the earth with my feet, filling the space with my hands, filling the world with my breath, filling the sky with my brow, filling the dark in my heart, filling the actual with my eyes. My sense of touch, my only strength, my soul is on fire with a desire to experience the real bliss. यहाँ पे आपने देखा कि हिंदी में जो एक हिस्सा है कि हाथों से महसूस करता हूँ दिशा, यहाँ पे कृष्ण बलदेव साहब ने इस्तेमाल किया है फीलिंग द स्पेस विथ माई हैंड्स। वैद साहब बहुत आसानी से दिशाओं के लिए डायरेक्शंस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेस जो शब्द जो अंग्रेजी में उन्होंने इस्तेमाल किया वो पूरे के पूरे कायनात की ओर इशारा करता है कि स्पेस जो शब्द है उसका अर्थ एक विशालता की तरफ एक इशारा है। सतचित वेदना जल उठे दहके, इसके लिए कृष्ण बलदेव साहब ने इस्तेमाल किया है एक्सपीरियंस द रियल ब्लिस। यानी मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कविता के अनुवाद में सिर्फ शाब्दिक अनुवाद करने से काम नहीं चल सकता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अनुवाद से चिपके हुए हैं या सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अनुवाद के सहारे कविता का अनुवाद करना चाहते हैं तो आप बहुत गलत हैं। और यहीं पे कविता के अनुवाद से जुड़ी हुई चुनौतियां और समाधान दोनों ही समझ में आते हैं कि कविता का अनुवाद करते हुए हमें कम से कम शाब्दिक अनुवाद, यानी शाब्दिक अनुवाद का मतलब है एक एक शब्द का अनुवाद करना। कविता का अनुवाद करते हुए हमें शाब्दिक अनुवाद से बाहर आकर सोचने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं सीधे कहानी के अनुवाद पे बात शुरू करना चाहता हूँ। कथा साहित्य पे बात करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कथा साहित्य पे बात करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कथा साहित्य पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जिन कहानीकारों को अनुदित रूप में पढ़ रहे हैं वो असल में वो अनुवाद है। टैगोर ने बांग्ला में लिखा है। टैगोर बांग्ला के लेखक थे, वो हिंदी और अंग्रेजी के लेखक नहीं थे। सादत हसन मंटो जो थे उर्दू के लेखक थे। टोल्स्टॉय, चेखव, दोस्तोयेवस्की ने रशियन में लिखा, उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू या मराठी या बंगाली में नहीं लिखा है। लेकिन इन तमाम लेखकों जिनका मैंने उदाहरण दिया है, उन्हें अपनी भाषा में पढ़ते हुए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये किसी ने अनुदित किया है, ये किसी ने अनुवाद किया है। तो कथा साहित्य को पढ़ते हुए हमें ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हम एक बार सोचें और सोचना शुरू करें कहीं ये अनुदित तो नहीं है। और हमने देखा कि 1960 और 70 के दशक में जब रसिया का एक अच्छा खासा बोलबाला था, भारत में ढेर सारा रशियन साहित्य अनुदित होकर हिंदी में आया है, जो कि मॉस्को पब्लिकेशन डिवीजन ने, मॉस्को प्रकाशन गृह ने खूब छापा। तमाम तरक्की पसंद, तमाम प्रगतिशील साहित्य भारत में खूब पढ़ा गया। तो कथा साहित्य के अनुवाद पे बात करना इसलिए जरूरी ताकि हमें पता चले कि हम जिस साहित्यकार को पढ़ रहे हैं असल में वो दूसरी भाषा का साहित्यकार है, वो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आया है। कथा साहित्य के अनुवाद को पढ़ना, अनुवाद पे बात करना इसलिए भी मुझे जरूरी लगता है। पहली बात। और दूसरी बात ये कथा साहित्य के अनुवाद से जुड़ा हुआ है कि जो हम कथा या कहानी पढ़ रहे हैं उसमें वो वाक्यों में चलता है। और ये जान लेना जरूरी है कि हिंदी के वाक्य की बनावट अंग्रेजी के वाक्य के बनावट से बहुत अलग है। हिंदी का शब्द विन्यास, हिंदी का वाक्य विन्यास अंग्रेजी के शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास से बहुत अलग है।
जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि अंग्रेजी के शब्द विन्यास पर अगर मैं बात करूं तो वो है, पहले हम अंग्रेजी का वाक्य लेते हैं। अंग्रेजी का वाक्य है ही इज गोइंग। ही इज गोइंग का जो विन्यास है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, गोइंग जो है वर्ब है और होम जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक इसके उल्टा हिंदी में वह घर जा रहा है, जिसमें वह जो है वो सब्जेक्ट है, घर जो है ऑब्जेक्ट है और जा रहा है वो वर्ब है। तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि हिंदी में, अंग्रेजी में SVO की संरचना है। SVO का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में वाक्य विन्यास, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है SOV, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये एक निहायती बेसिक चीज है जो हर अनुवादक को पता होना चाहिए कि अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो आप दो अलग अलग वाक्य विन्यासों के साथ काम कर रहे हैं। ये एक बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। साथ में ही मैं कथा साहित्य के अनुवाद से जुड़ी हुई जो बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी कथा या कहानी का अनुवाद करते हुए आपको उसका शीर्षक का बहुत ध्यान रखना होगा। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हिंदी की एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं कृष्णा शोप्ते जी, जिनका भी मुश्किल से साल भर पहले जिनका देहांत हुआ है। उनका एक उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के। कविता नागपाल जी ने इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ब्लॉसम्स इन द डार्कनेस। ब्लॉसम्स इन द डार्कनेस नाम से कविता नागपाल, जो कि अंग्रेजी की महत्वपूर्ण, अंग्रेजी की चर्चित अनुवादिका है, अनुवादक है। इस अनुवाद के साथ अब दिक्कत ये है कि जैसा कि मैंने इस उपन्यास के बारे में पढ़ा है और जाना है कि यह अनुवाद जो है वो रति नाम की एक कैरेक्टर के बारे में है, जिसका बचपन में रेप हुआ है और जो लंबे समय से उस यातना के साथ, उन स्मृतियों के साथ है। और अचानक से उसके जीवन में दिवाकर नाम का एक कैरेक्टर, एक पात्र आता है, जिसके आगमन के बाद उसका जीवन लगातार बदलने लगता है। और दिवाकर के आने के बाद, दिवाकर जो कि सूर्य का एक प्रवाची शब्द है, रति और दिवाकर का जो मिलन है या उनका जो मिलना है वो ढेर सारे प्रतीक लिए हुए हैं। और सूरजमुखी जो है वो अपने आप में एक निहायती प्रतीकात्मक टाइटल है, जो कि ब्लॉसम्स इन डार्कनेस में वो प्रतीकात्मकता, वो इमेजिनेशन, वो जो इमेजिनरी चीज जो है वो साफ नहीं हो पाती है। इसीलिए इस टाइटल का, इस उपन्यास का जो ज्यादा बेहतर अनुवाद लगता है वो है सनफ्लावर इन डार्कनेस। कविता नागपाल जी का जो अनुवाद है ब्लॉसम्स इन डार्कनेस, वो उतना सटीक अनुवाद नहीं है। इसलिए हमें किसी कहानी या उपन्यास का अनुवाद करते हुए उसके टाइटल पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा अरुंधति रॉय के उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि भाषा से भाषा नहीं होती है, चाहे आप वो हिंदी पढ़ें चाहे आप अंग्रेजी पढ़ें। हर भाषा का अपना एक संगीत होता है, हर भाषा का अपना एक संगीतात्मक पक्ष होता है, हर भाषा का अपना एक काव्यात्मक पक्ष होता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक गद्य पढ़ रहे हैं तो एक हर बेहतरीन गद्य कहीं ना कहीं अपने भीतर एक पद लिए होता है। हर एक अच्छी कहानी, हर एक अच्छा उपन्यास अपने भीतर कहीं ना कहीं एक सुंदर कविता लिए हुए रहता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है
अरुंधति रॉय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसका एकदम शुरुआती हिस्सा मैं पढ़ूंगा ये बात साबित करने के लिए कि भाषा में किस हद तक संगीत रहता है, या भाषा किस हद तक संगीतात्मक हो सकता है या किस हद तक काव्यात्मक हो सकता है। और जब आप अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो आपको उस संगीतात्मकता, उस म्यूजिकलिटी, उस रिदम, उस संगीत को भी बचाने की कोशिश करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि राजकमल प्रकाशन के लिए अरुंधति रॉय का उपन्यास, अरुंधति रॉय का जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसका अनुवाद किया है चर्चित अनुवादक और वरिष्ठ कवि और आलोचक नीलाभ जी ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का मैं एकदम शुरुआती हिस्सा पढ़ता हूँ और इस हिस्से को पढ़ते हुए आप ये ध्यान रखें कि इस अंग्रेजी हिस्से में जो कविता है, इस अंग्रेजी हिस्से और हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद हुआ उसका जो संगीत वाला जो पक्ष है, जो काव्यात्मक पक्ष है, उसका आप ध्यान रखें। मैं एकदम शुरुआती हिस्सा पढ़ता हूँ। मे इन Ayamannam is a hot, brooding month. The days are long and humid. The river shrinks and black crows gorge on breath. Man goes in still, dusk green trees. Red bananas ripen, jackfruits burst. Dissolute blue bottles hum vacuously in the fruity air. Then they stun themselves against clear window panes and die, fatly baffled in the sun. The nights are clear but suffused with sloth and sullen expectation. आप देखिए कितने सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल हुआ, लाइक जैकफ्रूट बर्स्ट और लाइक द रेड बनानास रिपन। आप ये देखिए कि और इस उपन्यास को पढ़ते आपको लगता है कि किस तरह से पूरी की पूरी जो उपन्यास वो दृश्यों में चलता है, पूरी की पूरी जो भाषा निहायत काव्यात्मक है। जैसे जैसे इस उपन्यास में आगे बढ़ते जाते हैं। मैं कहूँगा इस उपन्यास को आप जरूर पढ़ें अगर आप भाषा की ताकत को जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। दूसरा नीलाभ जी ने जो अनुवाद किया है, पहला ही चैप्टर है पैराडाइज अचार और मुरब्बे, जो कि जिस चैप्टर का नाम मैं पढ़ना भूल गया था, पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्वर्स। अयमन्नम में मई एक गर्म गुमसुम महीना होता है। आप हिंदी में नीलाभ ने जिस तरह से उस काव्यात्मकता को बचा लिया है उसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अयमन्नम में मई एक गर्म गुमसुम महीना होता है। दिन लंबे, उन्मन और उमस भरे होते हैं। नदी सिकुड़ सिमट जाती है और काले कौवे थिर धूसर हरे पेड़ों में दमकते आमों को खा खाकर अघाते रहते हैं। लाल लाल केले पकते हैं। कटहल फट पड़ते हैं। लंपट भौरे फलों की महक लदी हवा में बेमकसद बेवकूफ़ी से गुनगुनाते हैं। फिर वे खिड़कियों के सफाक शीशों से टकरा कर अचेत हो धूप में अपनी स्तंभित स्थूलता के साथ स्वर्ग सुधार जाते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नीलाभ जी ने निहायती उर्दू के कुछ बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल किया है और तत्सम प्रधान संस्कृत वो हिंदी के शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। एक ही पैराग्राफ में आप देखिए, जैसे कि बेमकसद बेवकूफ़ी और साफ शफाफ स्तंभित स्थूलता। ये स्तंभित स्थूलता निहायती तत्सम एक्सप्रेशन है, तत्सम अभिव्यक्ति है और बेमकसद बेवकूफ़ी है वो एक निहायती उर्दू का है या हिंदुस्तानी एक्सप्रेशन है। तो ये मुझे लगता है कि भाषा के का जो संगीत वाला पक्ष, कविता वाला पक्ष, उसको समझने के लिए अरुंधति रॉय का जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स
वो बहुत ज़रूरी है। और कथा साहित्य से जुड़ा हुआ एक आखिर बातचीत से कथा साहित्य से जुड़ा हुआ जो एक ज़रूरी बातचीत है, वहाँ से मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करूँगा कथा साहित्य पे। वो बातचीत ये है कि अब इस पे बातचीत होने लगी है कि किस तरह का अनुवाद किया जाए। बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, खासतौर से कथा साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं, खासतौर से अगर आप उपन्यासों का अनुवाद कर रहे हैं, तो आपको भारतीय जो विदेशी पाठक है, जो फॉरेन रीडर है, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन 2002 में एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी जब प्रश्नजीत गुप्ता ने, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में PhD के छात्र थे, जिन्होंने अपने ट्रांसलेशन के डिजिटेशन प्रोजेक्ट के तहत निर्मल वर्मा, हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार उपन्यासकार निर्मल वर्मा के कहानियों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और उन अनुवादों को करते हुए प्रसन्नजीत गुप्ता ने जानबूझकर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए उन अनुवादों को कठिन रखा, उन अनुवादों को सरलीकृत या आसान बनाने की कोशिश नहीं की। और ये आसान नहीं बनाने की कोशिश एक निहायती पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स है। पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि अब अनुवादक, खासतौर से अगर वो एक ऐसे देश से आता है जहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य रहा है, ऐसे देशों से आए हुए जो अनुवादक अभी कह रहे हैं कि हम आपके अनुसार अनुवाद नहीं करेंगे, हम ये तय करेंगे कि हमारा अनुवाद आसान होगा कि कठिन होगा। और एक निहायती, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। और मैं, जैसा कि आप इस किताब को देख सकते हैं, प्रसन्नजीत की ये किताब है, जिन्होंने निर्मल वर्मा के कुछ महत्वपूर्ण कहानियों का अनुवाद किया है। इसमें किताब में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रांसलेटर्स कन्फेशन। उसमें इन्होंने कहा है कि I choose to believe that there are some positive aspects of this act of translation. First, as I have indicated above, I believe in my selection of stories demonstrates some political resistance. Political resistance वाली बात यहाँ बहुत ज़रूरी है. In their unexpected for the Western reader subject matter. Thus, I hope to complicate the Western reader's perception of the source culture. I turn now to the question of my identity as a translator and how it skews the nature of the political act of this particular translation. यहाँ पे आप देखें कि एक अनुवादक जो ये बात कह रहा है कि एक निहायती अनुवाद करना एक निहायती राजनीतिक चीज़ है, और मैं वेस्टर्न पश्चिमी जो पाठक है, मैं उसके पूरे परसेप्शन, उसके पूरे नज़रिए को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो ये अनुवाद को देखने का एक निहायती बहुत अलग तरह का तरीका है। तो मैं कथा साहित्य पे भी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं सीधे इस बातचीत के आखिरी, इस बातचीत का जो कहानी का नाटक से जुड़ा हुआ जो अनुवाद है, उसके ऊपर मैं थोड़ी बातचीत करूंगा। हम हिंदी के महत्वपूर्ण रंग आलोचक, संपादक और महत्वपूर्ण संस्कृति कर्मी नेमीचंद जैन ने अनुवाद से जुड़े हुए समस्याओं पर बहुत विस्तार से बात किया है। उन्होंने पहली बात की है कि नाटक के अनुवाद से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो असल में नाटक लेखन से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो नाटक के भीतर ही हैं।
उन्होंने सबसे पहली बात ये कही है कि कोई नाटक तभी है जब उसमें अभिनय के एलिमेंट्स हैं, जब उसमें एक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। यानी किसी नाटक को नाटक तभी कहा जाएगा जब उसमें अभिनय की क्षमता होगी, जब वो अभिनय के लायक होगा। अगर किसी नाटक में अभिनय के लिए स्पेस नहीं है, अगर किसी नाटक में एक्टिंग के लिए जगह नहीं है, तो नाटक नहीं है, बल्कि फिर वो कुछ और है। या तो फिर वो कथा है, या कहानी है, या फिर उपन्यास है। सिर्फ संवाद में लिखी गई कथा ही नाटक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात नाटक के अनुवाद से जुड़ी हुई चीज है कि आपको सिर्फ भाषाओं के ज्ञान से कुछ नहीं होगा। सिर्फ भाषाओं का ज्ञान कर लेने से, या भाषाओं के ज्ञान में दक्षता, एक परफेक्शन पा लेने से आप किसी भी नाटक अनुवाद नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में, या अंग्रेजी से हिंदी में, या मराठी से हिंदी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको दोनों भाषाओं के रंग परंपरा से अच्छी तरह से वाकिफ होना होगा, अच्छी तरह से परिचित होना होगा। दूसरी बात, डायलॉग लिखते हुए या डायलॉग का अनुवाद करते हुए जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि डायलॉग सिर्फ एक पात्र से जुड़ी हुई चीज नहीं है। हर पात्र का अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है, हर पात्र का अपना एक मौन होता है, हर पात्र का अपना एक व्यक्तित्व होता है। किसी भी संवाद का अनुवाद करते हुए आपको हर एक पात्र के जो क्रियाकलाप है, उसका जो मौन है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। ये नाटकों के अनुवाद से जुड़ी हुई चीज है कि आपको सिर्फ नाटकों के अनुवाद करते हुए एक पूरे परिवेश और पूरे एक पात्र के पूरे व्यक्तित्व को ध्यान रखना होता है। नाटक के अनुवाद के लिए जो जरूरी चीज है कि आपका रंगमंचीय अनुभव बहुत जरूरी है। अगर आप नाटक अनुवाद कर रहे हैं और आपके पास अगर रंगमंचीय अनुभव नहीं है, और रंगमंचीय अनुभव का मैं बात करूंगा, अगर आपके पास अभिनय का कोई अगर अनुभव नहीं है, या आपके पास अगर लाइटिंग का कोई अनुभव नहीं है, अगर आपके पास अगर प्रकाश विन्यास का कोई अनुभव नहीं है, या आपको अगर वेशभूषा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब मैं मर्मज्ञता या विशेषज्ञता से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बेसिक चीजें लगभग नाटक के जितने आयाम हैं, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए अगर आप नाटक का अनुवाद करना चाहते हैं। तो नाटक के अनुवाद के लिए आपका नाटक के विभिन्न पक्षों का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ये नाटक के अनुवाद करने के लिए पहली शर्त है, एक बुनियादी शर्त। और साथ में नाटक लिखते हुए या नाटक का अनुवाद करते हुए भाषा की सहजता तो जरूरी है, साथ में ये भी जरूरी है कि आप भाषा से जुड़ी हुई जो भी भूलें हैं, भाषा से जुड़ी हुई जो भी गलतियां हैं, वो हम संवाद लिखते हुए या संवाद का अनुवाद करते हुए ना करें। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँगी यार व्यार या पानी वानी, ये कॉमेडी नाटकों में ठीक लगता है, लेकिन ये असल में भाषा को कहीं ना कहीं कुछ हद तक अशुद्ध ही बनाता है। यार व्यार, पानी वानी, खाना वाना, ये आप हर बार कोई संवाद लिखते हुए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको भाषा को लेकर के बहुत सतर्क होना होगा, खासतौर से अगर आप संवाद लिख रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं ये बात कह रहा हूं कि नाटकों के अनुवाद से जुड़ी हुई जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है वो है हिंदी और उर्दू का झगड़ा। हिंदी और उर्दू का झगड़ा 19वीं सदी में शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार और उपन्यासकार अशकर वजाहत साहब ने इस बीच में लगातार हिंदी और उर्दू के झगड़े पर बात किया, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हिंदी और उर्दू के झगड़े के कारण हुआ ये कि उर्दू में मुहावरे ज्यादा थे, उर्दू के पास गजब का प्रवाह था और अभी भी है, लेकिन हिंदी और उर्दू का जब झगड़ा बढ़ा तो वो प्रवाह हिंदी में आना बंद हो गया, और इसने सबसे ज्यादा जो नुकसान किया वो नाटकों का किया। आप मान लीजिए कि आप संस्कृत से या मराठी से या आप गुजराती से कोई नाटक का अनुवाद कर भी लेंगे, लेकिन अगर उसमें प्रवाह नहीं है,
अगर संवाद बहुत कठिन है, भारी भरकम शब्द विन्यास है, तो आप उसको मंच पे कैसे ले जाएंगे? तो मंच पे तो उनका मंचन नहीं हो सकता। तो हिंदी और उर्दू का जो झगड़ा हुआ और आज भी जो चल रहा है, और जिसे कुछ लोग बहुत आज भी जिस झगड़े में लोग खुशी देखते हैं या खोजते हैं, उस झगड़े ने नाटक की दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। खासतौर से नाटक लेखन में, खासतौर से अभी भी नाटक लिखते हुए कहा जाता है कि भाई हिंदी में नाटक लिख रहे हो तो उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल क्यों, उर्दू के शब्द क्यों? हिंदी में लिख रहे हो तो एकदम तत्सम प्रधान वाली नाटक लिखो, या हिंदी में अगर अनुवाद कर रहे हो तो एकदम तत्सम प्रधान वाला अनुवाद करो। लेकिन इस तरह के अनुवाद ने नाटक लिखने, देखने और नाटक करने, इन सब स्तरों पे नाटक को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ पे मैं एक रास्ता मुझे निकलता है, वो है, और वो रास्ता मुझे दिखता है तुगलक से। तुगलक ग्रीश कर्नाड का महत्वपूर्ण नाटक, जिसका कन्नड़ से हिंदुस्तानी में, मैं इसको हिंदी का अनुवाद नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इसे हिंदुस्तानी का अनुवाद कहूँगा। बौवा-कानंद ने इसे हिंदी में नहीं बल्कि हिंदुस्तानी में अनुदित किया है। बहुत खूबसूरत अनुवाद, जिसकी तारीफ इब्राहिम अलकाजी साहब ने भी किया है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले डायरेक्टर है। उन्होंने इस अनुवाद की खूब तारीफ की है। और हमें पता है कि बौवा-कानंद के जीवन के ऊपर एक गांधीवादी प्रभाव दिखता है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है या जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, एक ऐसी भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों सांसें ले सके। तो ग्रीश कर्नाड का जो नाटक है तुगलक, वो मुझे लगता है हिंदी और उर्दू के झगड़े को खत्म करता है और दोनों भाषाओं को एक साथ लेके आता है। इसका एकदम शुरुआती हिस्सा मैं आप सभी के सामने पढ़ता हूँ, एकदम शुरुआती हिस्सा। तेरह दृश्यों में ये नाटक है। पहला दृश्य आप सभी के सामने है। दिल्ली की एक अदालत का बाहरी हिस्सा, जहाँ लोगों का मजमा जमा है। मजमे में ज्यादातर मुसलमान हैं। बुजुर्ग आदमी, कौन जाने हमारे मुल्क का अब क्या होगा। जवान, क्यों बुजुर्गवार, कौन सी आफत टूट पड़ी है आप पर। बुजुर्गवार आदमी, एक हो तो बताओ। मेरे सफेद बालों की तरफ देखो जमाल, ना जाने अब तक मैंने कितने सुल्तानों को इस सरजमीन पर बनते मिटते देखा है, मगर यकीन मानो ख्वाब में भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन किसी भी सुल्तान को अपनी आंखों देखना पड़ेगा, जो खुद एक मुजरिम की तरह हाथ बांधे काजी के सामने पेश होगा। अब सोचिए कि और 1 घंटे का समय होने वाला है, इसलिए मैं अब इस बातचीत को हर हाल में खत्म करना चाहूंगा। विदेशी नाटकों में जो अनुवाद की जो समस्या है उनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा। और इसमें मैं अल्बेर कामू का जो नाटक है कालीगुला, उसका मैं उदाहरण दूंगा कि खास तौर से अगर आप स्पेनिश से, फ्रेंच से, जर्मन से, तमाम विदेशी भाषाओं से अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो उनका अनुवाद करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप यूरोपियन भाषाओं से, एक ऐसी भाषा से जिसकी परंपरा या जिसका जुड़ाव हमारी भाषा से बहुत कम है, उस भाषा से आप कर रहे हैं, तो इन भाषाओं से अनुवाद करना और अनुवाद करते हुए हिंदी में सहजता को बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें मैं मानता हूँ कि अल्बेर कामू का जो नाटक है कालीगुला, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसका अनुवाद किया है शरद चंद्रा ने। शरद चंद्रा ने साफ कहा है कि मैंने इस अनुवाद को सीधे फ्रेंच भाषा से हिंदी में किया। तो ये इस तरह के काम हिंदी में बहुत कम हुए हैं, जिनमें स्पेनिश से या फ्रेंच से या जर्मन से सीधे अनुवाद हुआ। अब तीनों अनुवादों पे मैं कविता के अनुवाद, कहानी पे अनुवाद और नाटक अनुवाद पे मैं इतना ही कहूँगा कि
आप कोई भी अनुवाद आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कविता का अनुवाद पढ़ रहे हैं, चाहे कहानी का अनुवाद पढ़ नाटक का पढ़ रहे हैं, उसमें अनुवादक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत प्रमुख रूप से परिलक्षित होता है। उसमें आप अनुवादक के व्यक्तित्व को अलग नहीं कर सकते हैं। और एक आखिर बातचीत के अनुवाद का महत्व क्या है, जैसा कि मैंने इस बातचीत के एकदम शुरू में कहा था, अनुवाद का जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो हमें एक अच्छा पाठक बनाता है। उससे अनुवाद करते हुए, अनुवाद को पढ़ते हुए आप एक बेहतर पाठक बनते हैं, इसलिए हमें अनुवाद पढ़ना चाहिए। वो सिर्फ बेशक वो एक महत्वपूर्ण भाषा में होने वाली गतिविधि है, सांस्कृतिक गतिविधि है, लेकिन वो सबसे पहले हमें वो एक अच्छा पाठक बनाता है। अनुवादक सबसे पहले एक अच्छा पाठक होता है। अनुवाद करते हुए आप एक बेहतर पाठक बन रहे होते हैं, इसलिए हमें अनुवाद करने के बारे में सोचना चाहिए और करने के बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग भी मुझे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे इतना ही गुजारिश करूंगा, अगर आप अपनी भाषा को बेहतर जानना चाहते हैं या किसी और भाषा को बेहतर जानना चाहते हैं, किसी साहित्य को बेहतर जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक अनुवाद पढ़ें और अनुवाद करें। ये एक कर्ज है हम सभी के ऊपर, अपनी भाषा का, अपने साहित्य का ऋण है, एक उधारी है, एक ऋण है हम सभी का, हमारी भाषा का, हमारे साहित्य का। उसको उतारने का सबसे अच्छा तरीका है, या उस उधारी से, उस ऋण से बाहर आने का तरीका है कि हम अनुवाद करें, अपने भाषा को, अपने साहित्य को दूसरी भाषा में ले जाएं। और इस बातचीत के एकदम आखिर में मैं उन ब्लॉग्स का या उन ब्लॉग्स और उन वेबसाइट का मैं के बारे में जिक्र करूंगा। अगर आप अनुवाद पढ़ना चाहते हैं, अनुवाद करना चाहते हैं, तो कुछ वेबसाइट्स हैं हिंदी के वेबसाइट्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की एक वेबसाइट है हिंदी समय, जो कि सिर्फ हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई वेबसाइट नहीं है, बल्कि जिसपे दुनिया भर का साहित्य आप पढ़ सकते हैं। सबद.in दिल्ली के एक अनुवादक, कवि और ब्लॉगर हैं वत्स अनुराग, वो एक ब्लॉग चलाते हैं वत्स अनुराग blogpost.com, जो कि अब वेबसाइट भी है, जिस वेबसाइट का नाम है सबद SABAD.in, सबद.in। इसके अलावा समालोचन ब्लॉग है, समालोचन blogpost.com। अगर आप टाइप करें समालोचन ब्लॉग तो आप बहुत आसानी से आपको गूगल में मिल जाएगा। वो समालोचन ब्लॉग ने भी अनुवाद की दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है। बाकी मैंने एकदम इस बातचीत के शुरू में मैंने कहा कि आपको हिंदी के महत्वपूर्ण अनुवादक और कवि, जिनका भी ठीक अभी 3 साल पहले देहांत हुआ है, मनोज पटेल जी, उनका जो ब्लॉग है बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ ब्लॉग है, जिसमें उन्होंने खूब काम किया। उस ब्लॉग का नाम है पढ़ते पढ़ते ब्लॉग पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। आपको अनुवाद का खजाना मिलेगा, ना सिर्फ अनुवाद का खजाना मिलेगा, बल्कि आपको अनुवाद करने की इच्छा भी आपके भीतर पैदा होगा। इसके अलावा हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, अनुवादक हैं और संपादक हैं। इन दिनों जो स्टोरी टेल या जो हिंदी में ऑडियो बुक्स की दुनिया में लगातार काम कर रहे हैं, उनका नाम है गिरिराज किराडू। आज से लगभग 7-8 साल पहले वो एक वेबसाइट चलाते थे जिसका नाम था प्रतिलिपि.in। प्रतिलिपि जो है वो भारत का पहला बाइलिंगुअल जर्नल था, बाइलिंगुअल वेबसाइट था, जिसने दुनिया भर के साहित्य को, हिंदी साहित्य को, अंग्रेजी साहित्य को 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा या सलाह दूंगा कि आप प्रतिलिपि.in पे भी जरूर जाएं, प्रतिलिपि.in। इसके अलावा अंग्रेजी के कई सारे वेबसाइट हैं। अंग्रेजी में अनुवाद की दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे कि एक वेबसाइट है almostisland.com, वर्ड्स विदाउट बॉर्डर्स, नेशनल ट्रांसलेशन मंथ। वर्ड्स विदाउट बॉर्डर जो है एक वेबसाइट है जो कि दुनिया भर के साहित्य को छापती है अनुवाद के रूप में। नेशनल ट्रांसलेशन मंथ एक वेबसाइट है जो कि अगस्त हर महीने के सितंबर में ये लोग दुनिया भर के तमाम अनुवाद को छापते हैं। अग्नि मैगजीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक मैगजीन है जो अंग्रेजी में बेहतरीन साहित्य छापता है। पेरिस रिव्यू में दुनिया भर के तमाम साहित्य छपता है अनुवाद के रूप में। इसके अलावा वर्ल्ड लिटरेचर टुडे है, जिसका अपना वेबसाइट भी है, वर्ल्ड लिटरेचर टुडे। वो लगातार नए अनुवाद और अनुवादकों को छापता है।
तो मुझे लगता है कि दोस्तों इस बातचीत को मैं विराम देता हूँ और इस बातचीत के आखिर में मैं कुंवर नारायण जी का जो अंतिम खंड काव्य है कुमार जी, उसका एक शुरुआती हिस्सा मैं आप सभी के सामने पढ़ता हूँ। कुमार जी के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुमार जी चौथी सदी के महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और अनुवादक थे और उन्होंने बौद्ध साहित्य, एशिया में बौद्ध साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारा काम किया। और यहाँ देखना ज़रूरी है कि किस तरह से कुंवर नारायण जी ने कुमार जी के जीवन को देखा है और समझा है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि कुंवर नारायण जी ने इस खंड काव्य को लिखने में लगभग अपनी ज़िंदगी के 20 से ज़्यादा साल दिए हैं। उन्होंने एक लंबा समय कुमार जी के जीवन पर शोध करने में लगाया है। तो प्रस्तुत है कुमार जी का शुरुआती हिस्सा। मैं तथागत के साथ हजारों साल लंबी एक महायात्रा पर निकला हूँ। हमें सदियां पार करनी है साथ साथ। हमारे रास्ते में पड़ेंगे ना जाने कितने संसार और कितने वीरान। हमें ठहरना कहीं नहीं है, गुजरते चले जाना है बहती हवाओं की तरह। केवल कुछ शब्द, कुछ विचारों की ध्वनियां भर छूट जाएंगी। हर घर की चौखट पर देती थाप रमते जोगियों की पदचाप। जैसे सूख लेते हैं पेड़ पौधे तक रोशनी और हवा को, हम मिट्टी तक पहुंचाते हैं उसके प्राणद रसायन को। देव विचारों का तेज भी उसी तरह पहुंचेगा, सांस लेता हुआ फूलों से जड़ों तक। शिव को पचाकर फैलेगी बार बार शिव की गंध भी हवा में। चमकेंगे उल्लास के रंग भी अंधेरे को फोड़कर। हम दिखाई देते रहेंगे विचरते काल के अखंड में, कभी एक तारे की तरह, कभी एक सूर्य की तरह। फिर से जिया जा सकता है कुमार जी को जैसे उसने जिया था तथागत को, क्योंकि कोई भी बुद्ध या कुमार जी कभी भी मरता नहीं। वह एक विचार का जीवन है, उसे जिया जा सकता है कभी भी, उसके समय में जाकर या उसे समय में लाकर। जैसे कुमार जी ने पाया था कभी एक पूर्णत्व जीते हुए बुद्ध के विचारों को अपने समय में। जैसे मनुष्य जीता है अपनी स्मृतियों और पिछले संस्कारों को उन्हें आज के जीवन में पुनर्वास देकर। हर समर्पित साधक, विचारक, कलाकार अपने समय के समानांतर रचता है अपना एक प्रति समय भी, एक जीवन जो समकालिक होता है और सर्वकालिक भी। उसमें उसके विचारों और कृतत्वों के साथ तत्वों का स्थायी निवास होता है। वे विकसित होते रहते जन्म जन्मांतर। मैं कुमार जी बुद्ध के उपदेशों का वाहक अनुवादक मात्र नहीं, उनके माध्यम से अपना एक संदेश भी हूँ, उनके संदेशों में शामिल। तथागत की शिक्षाओं के साथ उनमें मेरी साधनाएं भी शामिल हैं। तो इस तरह से मैं अपने इस बातचीत को विराम देता हूँ। हिमकर सर और आहम के पूरी टीम को मेरा बार बार शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और जिनके कारण मैं अनुवाद पे कुछ बातें रख पाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।